मुझे लगता है दिल्ली सत्या गया है और दिल्ली के मीडिया के लोग भी पागल हो गए हैं। ये गोदी मीडिया, कांग्रेस मीडिया, ये सब मैं देख के तो मैं हैरान परेशान हूँ। अरे एक छोटा सा दाऊद का पिक्चर मेरे साथ रख लिया ट्विटर पे तो ओहो, आजकल मतलब छोटा काम करो और एम्पलीफाई करो। तो एक पुलिस वाला ने कहा तेरे को करीम लाला का नंबर चाहिए, मैं कहा हाँ दो, चलो मिलना चाहते हैं। सो मैं करीम लाला के घर गई। खारवा लोगों में मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो कुछ खारवा लोगों ने दाऊद इब्राहिम को फोन किया कि ये शीला भट्ट को आप मिलो, वो आपकी स्टोरी लिखेगी। मैं और मेरे हस्बैंड साथ में गए थे पकमोडिया स्ट्रीट, फिर हम मिले। इंटरेस्टिंग। हाँ। तो मैं मेरे हस्बैंड दाऊद और छोटा शकील बैठे थे फर्स्ट मीटिंग। तो उसने एक्सेप्ट किया था 3 मर्डर। तो उसने कहा कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। बोलो शीला जी, आपको क्या लगता है, मुझे नहीं मारना चाहिए? ऐसे हम पत्रकार लोगों को कभी हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। अहमद पटेल ज्यादा गुजराती था और आई वुड से दिल्ली वाला नहीं था, पर मोदी और अमित शाह तो बिल्कुल ही दिल्ली वाले नहीं है। एक बार दाऊद इब्राहिम को मैंने कहा कि आप कराची में है, आप है वो जरा प्रूफ भेजो। तो उसने कराची के हयात होटल से फैक्स किया था इंडिया टुडे के ऑफिस में। Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. A few weeks back, a picture went viral on Twitter. It was of India's most wanted Dawood Ibrahim with a woman journalist. Everybody got wondering as to who was this woman journalist. Sheila Bhatt, a veteran journalist, had tweeted a throwback picture of her interviewing the noted Don. She had interviewed Dawood when he was a mafia Don. As a crime beat journalist, she had interviewed many such Dons of Mumbai till she moved to Delhi to do on-ground political reporting. Scoop, which is the story of Jigna Vora, also a Gujarati journalist on the crime beat, brought into sharp focus the murky links between those who break laws and those who make laws, and those who are supposed to uphold the law. I thought of speaking with Sheila, who has seen the world of both Mumbai and Delhi journalism. She has much to tell about politics and about journalism, but most of it is off camera. So let's see if I can dig out a scoop from the underrated scoop queen of Delhi politics, Sheila Bhatt. Sheila Bhatt, thank you so much for being part of the podcast. मुझे इतनी खुशी हो रही है to have you on the podcast because it's nice to speak with friends. हम इतने साल से एक दूसरे को जानते हैं, रिपोर्टिंग की है साथ में, आपने तो ज़्यादा की है मेरे से, बट यू नो वी आर ऑफ दैट जनरेशन। जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो हम शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ ऐसे छुपा के नहीं रखते। वो सब बदल गया आज के जनरेशन में। आई डोंट वांट अस टू साउंड कि हम दो ओल्ड फोगीज बात कर रहे हैं या ये कोई किट्टी पार्टी सीन है कि हाय हमारे ज़माने में ऐसा होता था, आज के ज़माने में, बट इट्स जस्ट दैट we've traveled such a long distance. Yes. काम करते करते भूल जाते हैं कि हमारी दोस्ती इतनी लंबी है and we know so much about each other's lives, but हम लोग हिचकिचाते हैं अपनी जिंदगी के बारे में बात करने के लिए। तो I want to speak today and I hope I can get a scoop from you. I'm sure I'll get a lot of scoops from you, लेकिन I will let you take the lead. कहाँ से शुरू करना चाहते हैं आप? नहीं, सो पहले मैं थोड़ा सा परिचय दूँ, क्योंकि मैं तो आपके पास तो सब सेलिब्रिटी और पावरफुल दोनों आते हैं और रीच आते हैं, मैं तीनों नहीं हूँ। पर चुमा 44 इयर्स हो गए। 79 जुलाई में ये जर्नलिज़म शुरू किया, मैं 64 हो गई और 91 से मैं दिल्ली में हूँ। तो जो लोग सुनने वाले हैं उनको थोड़ा बताते हैं कि 44 इयर्स से मैं इंडिया को जानने की कोशिश करती हूँ। तो अच्छा लगता है ये बात सबको बताने में अब, क्योंकि जब हम करते थे हम तो ये मतलब मैं बिल्कुल ओल्ड नहीं हूँ, ना ही कोई मुझे कोई कहे तुम क्लासिक मॉडल हो। नो, आई एम क्वाइट सेवी एंड मुझे बहुत मज़ा आता है यूपीआई में पैसा भेज देने में और एवरीथिंग ऑनलाइन बुकिंग करने में, और जोमेटो और स्विगी पे मैं सब कर रही हूँ और सब मज़े से कर रही हूँ। मैं टोटली ऑनलाइन बैंकिंग करती हूँ, मैं कैश नहीं रखती हूँ, मैं बिल्कुल विद द टाइम्स। हाँ, विद द टाइम हूँ। लेकिन 44 years of journalism and 44 years of knowing Indian people makes me feel very good and majorly बहुत लोग मतलब हमेशा हर एक व्यक्ति पैसे वाला हो, सेलिब्रिटी हो, आपके जो बड़े बड़े लोग यहाँ आके बैठते हैं, मिनिस्टर्स,
सबका पर्सनल लाइफ, करियर, वो सब इंटरमिंगल होता है, मिला जुला होता है. सो मेरी लाइफ में बहुत सारी ज़्यादा ही ट्रेजेडी आई. मैं 44 ईयर्स से जो देश को जानने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरी जितनी पर्सनल ट्रेजेडीज़ है, जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक कैंसर अभी तक नहीं हुआ है इस शरीर में, बाकी सब प्रॉब्लम आ गए हैं लाइफ में, लेकिन ये देश सचमुच बहुत ब्यूटीफुल है स्मिता. ये मैं तो दिल्ली में ऐसे मुझे लगता है दिल्ली सत्या गया है, और दिल्ली के मीडिया के लोग भी पागल हो गए हैं. ये क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये गोदी मीडिया, कांग्रेस मीडिया, ये सब मैं देख के तो मैं हैरान परेशान हूँ. कहने का मतलब ये है कि देश बहुत ही सुंदर और अलग है. और ये सुंदर जब कहती हूँ तब ये नहीं कहना चाहती कि सब कुछ ठीक है, यहाँ सब कुछ बिगड़ा हुआ है, फिर भी ये हम लोग अच्छे हैं. कलेक्टिव वॉइस ऑफ इंडियन पीपल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. उसमें अभी भी सब कुछ मटेरियल नहीं हो गया है. अभी भी जो औरत की बेटी के पास अपनी बेटी का इलाज कराने का पैसा नहीं है, उसके घर जब मैं जाती हूँ वो रिपोर्टिंग करने, तब वो मेरे लिए चाय का दूध लेने की व्यवस्था करती है. अभी रिसेंटली जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का हुआ था, हाँ, तो आप उनके गांव भी गाँव गए गए थे. हैं. हाउ मेनी ऑफ योर इतने ही साल के एक्सपीरियंस से उठ के अभी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए यू वेंट टू दैट विलेज? उसकी मैं उसका एक रेफरेंस बता दूं, पर मुझे शुरुआत में, मुझे लोग नहीं जानते हैं तो मुझे ये कहना है. और आज देखो ना स्मिता, हम सब देख रहे हैं कि लोग कोविड में रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो किताब निकाल देते हैं, लोग इलेक्शन का रिपोर्टिंग करते हैं. भाई मैंने 79 से आज तक के सभी इंडियन इलेक्शन रिपोर्टिंग किया है. भिंद्रान वाले के घर गई हूँ, आंसू की, फिर महबूबा मुफ्ती की सिस्टर को किडनैप किया था, रुबैया सईद, तब भी मैं गई थी. तो सब कुछ. और शिवा काशी में जो चिल्ड्रन एक्सप्लॉयटेशन होता है वो करा है. क्रैकर इंडस्ट्री, एशियन गेम्स हुए थे वो कवर किया है. तो मेरा कहना ये है कि ठीक है, हम तो जस्ट हमारी माएँ 2 टाइम हमें रसोई करके खिलाती थी, हमें सुलाती थी, हमारी पढ़ाई का ध्यान रखती थी, हमारा और पापा का झगड़ा ना हो वो ध्यान रखती थी. ऐसे जैसे जीवन जीती थी, हम भी जीवन जिए थे, हमें नहीं पता था. अभी ये सोशल मीडिया आया तो एम्पलीफायर्स आ गए कि जो कर रहे हैं उसको एम्पलीफाई करो. तो मुझे लगता है कि बहुत ही मुझे सरप्राइज लगता है क्या क्या किया हमने तो. पर तब हमें पता ही नहीं था ये सब बड़ी बड़ी बातें. मैं आपको बताऊं कि मैंने जो काम किया है उसके 2-3 हज़ार फोटोग्राफ तो मैंने मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा, बताया नहीं, और अचानक घर बेच दिया. तो उन्होंने कहा अभी 24 घंटे में ये घर खाली करना है. तो मैंने 2,000 रुपया, 1,000 किलो, 2 रुपये पर किलो मेरे फोटोग्राफ एल्बम, क्योंकि मैं जितना संभाल सकती थी इतना निकाला, बाकी सब फेंक दिया. क्योंकि हमें क्या पता था कि हर एक चीज़ की कीमत है. अरे एक छोटा सा दाऊद का पिक्चर मेरे साथ रख लिया ट्विटर पे, तो ओहो लोग क्या करते हैं आजकल. मतलब एम्पलीफाई करो, छोटा काम करो और एम्पलीफाई करो. Let me talk about the scoop which suddenly today's journalists या social media has woken up to. जो आपने वो तस्वीर डाली थी दाऊद इब्राहिम के साथ. Not many know that you have done the crime beat of Mumbai, और आपने दाऊद का काफ़ी बारी इंटरव्यू किया है, करीम लाला and the others. So let me ask you to tell us about it कि कैसे हुआ, क्या हुआ. अच्छा, सो पहले तो ये है कि ये दाऊद की स्टोरी इतनी डिटेल में मैंने पहले कभी बताई नहीं है. मैंने अपना एक निश लिया कि revenue cases. So I decided that I should do revenue cases because Gujaratis were very big businessmen and in a business community. मतलब वो beat journalism हो गया आपका. नहीं, पर मैंने Gujaratis in Bombay were controlling more than 65 wholesale markets of India. जो बॉम्बे से होती थी, कापड़ मार्केट, दवाई मार्केट, ऐसे. सो मैंने वो सब कवर किए. ये 1970s की बात नहीं, 79 से 91 के बीच. ओके. और उसमें मुझे बहुत मेरी हमेशा रिश्ते बहुत अच्छे बने और अच्छे रहे. जैसे एक देवचंद छेड़ा करके जर्नलिस्ट थे व्यापार मैगजीन में. आप नहीं सोच सकते कि हम दोनों एक के बाद एक मार्केट में जाते थे और क्या क्या न्यूज़ लेके आते थे. और हाँ, और छपता कहाँ था? बहुत मैंने बहुत सारे पेपर में काम किया. जन्मभूमि प्रवासी,
चित्रलेखा, फिर मैंने 86 में मेरा अपना मैगजीन किया. आई वाज द यंगेस्ट एडिटर पब्लिशर प्रिंटर ऑफ माय ओन मैगजीन, जो हमने हमारे ही घर में बेडरूम में हमारी एडिटोरियल ऑफिस, ड्राइंग रूम में हमारी सर्कुलेशन ऑफिस और किचन में डिस्ट्रीब्यूशन वाला बैठता था. तो ऐसे ही स्टार्ट किया. और अभियान मैगजीन. मुझे डर जैसा कभी नहीं था, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने बहुत पढ़ लिया था यंग एज में, तो फियर निकल गया था. झिझक होती है ना एक इंसान, औरत की तो होती है, तो उस जमाने में, अब तो नहीं रहती है, अब तो हम बदल गए सब. तो मेरे में डर नहीं था. तो मैंने एक बार एक स्टोरी लिखी, अ नाइट इन अ पुलिस स्टेशन ऑफ कमाटीपुरा. सो रेड लाइट एरिया में मैं शाम को 6:30 बजे करीब गई और सुबह 7-8 बजे घर आई. और रात को जो हुआ वो मैंने नोट किया मेरी डायरी में और फिर लिखा स्टोरी. इट वॉज सो हार्ट रेंचिंग स्टोरी. दैट स्टोरी एक्सप्लोर्ड that how prostitutes and police sustain themselves by cooperating with each other. क्योंकि पुलिस का काम है डंडा मारना उसको कि तेरे को ये नहीं करना है धंधा ओपन में, और पुलिस को पता भी है कि मैं उसको डंडा मारूंगा वो भूखी मरेगी. मतलब ह्यूमन एलिमेंट आ गया. हाँ, ह्यूमन एलिमेंट. पर मैंने पुलिस स्टेशन में जो प्रॉब्लम आते थे प्रोस्टिट्यूट्स के, उसके हस्बैंड के, उनके बच्चों के, ये वो मिसबिहेवियर करते थे, कुछ ट्रक ड्राइवर कहाँ से आ जाते थे, ये वो सब मैंने उस रात रह के लिखा. मलबार हिल की लड़की कमाटीपुरा की स्टोरी लिख रही है. ओके, इंटरेस्टिंग. और तो मैंने फिर रात को, फिर वो स्टोरी मुझे अचानक बहुत ही मुझे क्वाइट तो लोग कांति भट्ट की वाइफ शीला भट्ट ऐसे कहते थे. वो शीला भट्ट कांति भट्ट ना वाइफ, ऐसे मतलब ऐसे बोलने लगे. पर मैं बहुत नोटिस हो गई. अब क्या हुआ, कमाटीपुरा जो एरिया में है वहाँ नोवेल्टी थिएटर और अप्सरा थिएटर है. जो बॉम्बे को जानते हैं वो समझ सकेंगे. नोवेल्टी थिएटर से थोड़ा पीछे की बाजू करीम लाला रहते थे. तो माफिया डॉन. और उस टाइम वो दाऊद इब्राहिम तो कभी उतनी मतलब धाक नहीं बना पाए थे जितना करीम. हाँ, क्योंकि एक तो वो अफगान थे नेचर से, और दूसरा वो अफगान पीपल्स एसोसिएशन जो इंडिया में था उसका प्रेसिडेंट भी थे, और उसका नाम ड्रग इसमें आया. तो वो आर्टिकल के बाद काफ़ी पुलिस वाले मुझे जानने लगे थे कि ये ऐसा लिखती है और बहुत चर्चा में आता है. लोग पढ़ने लगे थे, कांति भट्ट के लिए भी और मुझे भी. सो करीम लाला तो एक पुलिस वाले ने कहा तेरे को करीम लाला का नंबर चाहिए. मैं कहा हाँ दो, चलो मिलने जाते हैं. तो मुझे उसने दिया. मेरा वो आर्टिकल पढ़ के मुझे पुलिस वाले ने करीम लाला का नाम. सो मैं करीम लाला के घर गई. तो मैंने तो एक पेज लिखा चित्रलेखा में. तो चित्रलेखा के एडिटर ने कमाल कर दी कि एक छोटा सा 1 कॉलम एंड हार्डली आई वुड से 3 इंच ब्रॉड एक पिक्चर छाप दी मेरी करीम लाला के साथ. मैं बैठी हूँ, करीम लाला, और बीच में टेबल छोटा सा है, उस पे चाय है. और उसमें मैंने आर्टिकल में ऐसा, इट वॉज वेरी लाइट, मतलब पूरा आर्टिकल में वो करीम लाला की स्टोरी थी, लेकिन उसमें लिखा कि उसकी 2 वाइफ है. मैंने लिखा कि मैंने उसकी 2 वाइफ और एक वाइफ बर्तन मांज रही थी, ऐसा लिखा. तो यू नो इट वॉज अ वेरी अनयूजुअल टू राइट इन एग्जैक्टली 40 years बैक. आज से 42 years बैक. आप समझे मैं क्या कह रही हूँ. फिर करीम लाला के साथ मेरी फोटो छपी तो और एक स्टोरी हो गई कि चित्रलेखा गुजरात में बहुत पढ़ी जाती थी, पब्लिश बॉम्बे से होती थी गुजराती में. पर स्टोरी क्या थी करीम लाला की? नहीं, उसमें ड्रग के वो ड्रग का बिजनेस करते. उसने डिनाई किया क्या? हाँ, उसने डिनाई किया, पर वो डिनाइल भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में किया. मतलब वो पठान था, सीधा नहीं बोलते हैं. हाँ. मैंने शीला, जब आपका वो फोटो छपा ना, इट जस्ट स्ट्रक मी दैट आई हैड इंटरव्यूड हाजी मस्तान. वो भी सीधा जवाब नहीं देता है. यू नो, ही नेवर यूज्ड टू ओपनली, लाइक मैंने पूछा कि वो दीवार की स्टोरी अमिताभ बच्चन ने जो किया, आपके अमिताभ बच्चन के ऊपर बोलने लगेगा, कुछ और बोलने लगेगा. पॉलिटिशियन से ज्यादा चालाक आई हैव सीन माफिया डॉन्स. करीम लाला तो इंदिरा गांधी को भी मिले हुए थे. मिले करेक्ट. मतलब उसका एक अलग रुतबा था कि हम उसको नेगेटिव और इतना क्रिमिनल ही देखते हैं, ऐसे नहीं. एक बड़ा स्टेज होता है. अफगान था, याद रखो, अफगान था बॉम्बे में. फिर सुनिए, फिर क्या हुआ कि वो छपने मेरी फोटो छपी. तो उस जमाने में जो
जो आज 60-70 के होंगे ना, उनको पता है कि गोल्ड बिस्किट और रिस्ट वॉचेस की जबरदस्त स्मगलिंग होती थी, उसकी बड़ी डिमांड थी। सीको कैसियो, हाँ एग्जैक्टली Those were the two brands जो हाँ मैंने भी ये स्टोरी की थी। वो जब दुबई से माल भेजा जाता था वो गुजरात के किनारे पे उतरता था। करेक्ट। तो गुजरात पे के किनारे पे जो खारवा लोग कहते हैं, एक कम्युनिटी है जो दरिया के पास रहती है बीच पे। खारवा लोगों में मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो कुछ खारवा लोगों ने दाऊद इब्राहिम को फ़ोन किया उस जमाने में कि ये शीला भट्ट को आप मिलो, ये सही लिखती है, वो आपकी स्टोरी लिखेगी। अच्छा, दाऊद इब्राहिम उस टाइम एंटी नेशनल और टेररिस्ट नहीं था, उसमें 81-82 की बात कर रही हूँ। तो गैंग में था अभी, हाँ क्रिमिनल था, जैसे हजारों क्रिमिनल देश में अलग अलग गलियों में होते हैं, पर उसको एक इशू था। व्हाई ही कॉल्ड मी, बॉम्बे में, साउथ बॉम्बे में मोहम्मद अली रोड है जहाँ मुस्लिम गेटोज है, पर बहुत ही बढ़िया एरिया है मोहम्मद अली रोड। हाई इन कल्चर, इन सोशल मिलू बहुत अच्छा है वहाँ पे। बहुत अच्छी मस्जिदें भी है, अच्छा खाना पीना है, लोग शांति से, और गुजराती खोजा, मेमन्स सब रहते हैं ठीक से। और दाऊदी बोराज भी, दाऊदी बोराज, यस। हाँ, सो वहाँ मैं खुद ही, मेरे अपनी फैमिली ही बारभाई मोल्ला करके था, मेमन मोल्ला था, उसमें रहते थे शुरुआत में जब गुजरात से आए। सो हुआ ये कि वहाँ एक बच्चों का एक रिमांड होम था जो पुलिस चलाती थी, तो उसको जेल रोड बोलते थे क्योंकि चिल्ड्रन रिमांड होम था ना। जेल रोड पे खटिया डाल के लोकल हमारे नॉर्मल इंडियन मुस्लिम्स की वहाँ बैठते थे। तो ये करीम लाला की गैंग के अफगान लोग, पठान और सुन्नीस में भी फर्क होता है। हाँ। तो पठान लोग वहाँ आती जाती लड़कियों को छेड़ते थे, तो दाऊद और पठान का जबरदस्त झगड़ा होता था और दाऊद उसकी लीडरशिप करता था। तो दाऊद को वो प्रॉब्लम बताने के लिए मुझे फ़ोन किया था। ओके। कि ये पठान लोगों को कहते हैं आप कैसे करीम लाला को मिल लेती है, आप उस पे लिखे कैसे ये हमारी बच्चियों को हैरान करते हैं। तो दाऊद वाज जस्ट इमर्जिंग मैन, और उसके जो बॉसेस थे सब मारवाड़ी और गुजराती और सिंधी पंजाबी बिजनेसमैन थे, जिसका एक मैं नाम नहीं ले रही हूँ, पर बहुत बड़ा मारवाड़ी जिसने पूरा वर्ली में कम से कम 5 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाए हैं, और आज भी वो स्टोरी बिल्डिंग है जो दाऊद का ओरिजिनल बॉस था। सो क्योंकि वो स्मगलिंग का वो तो बोझा उठाने वाला था। सो मैं कह रही हूँ कि ऐसे मेरी दाऊद से शुरुआत में मुलाकात हुई, और मैं पहले जब फ़ोन आया तो मैं और मेरे हस्बैंड साथ में गए थे। कहाँ? वो मतलब घर में या? ना, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि हम दोनों को पहले टेम्कर स्ट्रीट बुलाया, एक स्ट्रीट जेल रोड के पास ही। फिर हमें एक गाड़ी में बिठा दिया जो ब्लैक ग्लासेस वाली, और फिर हम उसको मिलने गए पगमोडिया स्ट्रीट, जो मुझे पता था ये पगमोडिया है, पुलिस से पूछ लिया था। तो फिर हम मिले। इंटरेस्टिंग। हाँ। तो मैं, मेरे हस्बैंड, दाऊद और छोटा शकील बैठे थे, फर्स्ट मीटिंग। छोटा शकील भी बैठा था, और अक्रॉस द टेबल फिर दाऊद यही छोटी छोटी बातें कर रहा था। छोटा शकील साइड में बैठा है और दाऊद सामने बैठा है। नहीं, दोनों वो सामने हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड कांति भाई इस तरफ। हाँ। और मुझे याद है कि कांति तो सीधा, मतलब ही वाज स्टोरी एकदम रियल जर्नलिस्ट। आई रियली रिस्पेक्टेड हिम फॉर हिज एंथुसियाज्म टू राइट। सवाल आप पूछ रहे थे दाऊद से? नहीं, हमने एक्चुअली वहाँ बहुत स्टोरी, क्योंकि वो हम उसको जानने गए थे क्योंकि हमने भी नाम सुना था थोड़ा थोड़ा, पर बहुत इंटरेस्ट नहीं था। और कोई स्टोरी क्या लिखना है कि वो लोग कह रहा था कि बस उसको यही कहना था कि करीम लाला बुरा आदमी है, और करीम लाला से उसकी झगड़ा हो रहा था। और फिर हम दोनों मिल के आए, ठीक है, कुछ लिखा नहीं था इतना, कुछ मेंशन किया था कोई और स्टोरी में बस। फिर बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि मैं गुजरात में, बॉम्बे में रहती थी, और हर वीकेंड गुजरात जाके रिपोर्टिंग करती थी। गुजरात में पॉलिटिक्स कम, पर सोसाइटी का ज़्यादा, एनवायरनमेंट खास बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था, क्लाइमेट चेंज। तब मैं गुजरात जाके एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत करती थी। तो एक बार ये हुआ,
कांग्रेस की सरकार थी, प्रबोध रावल माधव सिंह सोलंकी के चीफ मिनिस्टर थे और ये होम मिनिस्टर थे। तो वो कांति भट्ट के क्लासमेट थे या मतलब कॉलेज टाइम पे कॉलेज, जानते थे। तो कांति का नाम दिया कि मैं शीला भट्ट हूँ, कांति की वाइफ, ऐसा। तो प्रबोध रावल कह रहे मैं तो कांति ने शादी कर ली। मैं कहा हाँ, तो उसको वो बिजी होगा पता है। फिर मैंने कहा मैं आप मुझे मदद करिए ना, आपकी फ्रेंड की वाइफ हो। तो उससे मुझे बड़ी मदद कर दी। उससे मुझे बड़ौदा जेल के अंदर जाने की इजाज़त दे दी, जो नहीं जा सकते। और मैं गई अंदर बड़ौदा जेल के अंदर। तो वहाँ पे दाऊद इब्राहिम खेल रहा था। मैंने पहले एज आई टोल्ड यू कि मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, हाँ। और वो फुटबॉल खेल रहा था। और मैंने उसको कहा कि दाऊद भाई आपका अंदर, देखिए मैं उसको गुजराती में बात किया? हाँ ना वो उसको दाऊद को गुजराती समझता था। मराठी? हाँ, नहीं हिंदी मुंबई की हिंदी, फुटपतिया हिंदी। सो वहाँ उसने मुझे कोई कमेंट करी कि वो आलमजेब को नहीं छोड़ेगा। तो मैंने तो चित्रलेखा में लिख दिया कि दाऊद जेल में था और ही वॉज गिविंग थ्रेट टू आलमजेब, और सचमुच आलमजेब की मर्डर हो गया। तो मैं फिर उस केस में देखा स्कूप मैं उस केस में मिला ना स्कूप शीला। मैं उस केस मत बोलना यू आर नॉट स्कूप क्वीन। नहीं ना, वो बहुत ही बेकार शब्द है। हाँ। नहीं, हम पत्रकार लोगों को कभी हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। खरे पर सचमुच ये देश बहुत जबरदस्त है। That's true. But anyway, let's come back to the story. फिर वो उसमें मुझे तो फिर क्राइम ब्रांच ने बुलाया कि आप कब मिली अंदर, आपका अंदर जाने का पूरा प्रूफ कहाँ है, आप कैसे कह सकती हैं आप अंदर थी। मैंने कहा देखो मैंने छापा है, मैं आई स्टैंड बाय माई स्टोरी। और फिर मुझे कुछ 35 या 42 कुछ नंबर विटनेस बना दिया दाऊद के खिलाफ। वो क्राइम ब्रांच बॉम्बे ने। आपको बताओ जिस दिन हम दाऊद, मैंने कहा ना आपको कि हम 81-82 में मैं और मेरे हस्बैंड साथ में गए थे फर्स्ट टाइम दाऊद को मिलने। तो जो फ़ोन नंबर थे वो डायरी, टेलीफोन डायरी में लिख दिया दाऊद इब्राहिम ऐसे। हम तो घर आके लिख देते थे नंबर, वो पब्लिक था, कुछ अंडर द टेबल कुछ नहीं। और मैं तो बोल देती थी हाँ अभी मिल के आए, वो तो दाऊद इब्राहिम को मिल के फिर रास्ते में सब्जी भी ले सकते हम। क्या है, लाइफ है, नॉर्मल जीना है। ये स्टोरी है, करनी है, ऑब्जर्व करते हैं, सेंसिबिलिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिखना है, और क्या है। हीरोइन उसमें हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है। पर एनीवे फिर क्या हुआ कि मैं आपको बता रही थी कि बहुत इम्पोर्टेंट हो गया ना, दाऊद को प्रॉब्लम हुआ कि मैंने तो लिखा और उसको भी, पर वो बात भी फिर चली गई। मतलब वो मेरे ख्याल से 2-3 साल हमारी बात नहीं हुई। फिर क्या हुआ कि देखो दाऊद का ग्रोथ हुआ कि पहले वो एक मोहम्मद अली रोड पे एक घर में जहाँ रहता था, उस गली में मुस्लिम विद इन एक पठान और सुन्नीस उनका झगड़ा चल रहा था। वो भी इतना ही होता है जैसे दूसरी कौम और दूसरे धर्म के लोग झगड़ते हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं। फिर उसके बाद वो स्मगलिंग में आया, तब तक भी नॉर्मल, बहुत सारे ऐसे स्मगलर थे और उस केस में तो हिंदू भी ज्यादा थे, उसके बॉसेस सब हिंदू ही थे। पर आप उस टाइम रिपोर्टिंग कर रहे थे? बहुत, लिखती भी थी। नहीं, बट क्राइम बहुत ज्यादा। okay. पहले करीम लाला, फिर दाऊद इब्राहिम, फिर वरदा राजन, फिर यूसुफ पटेल। वो ऑलवेज, ये जो हिंदी फिल्मों में वाइट बूट आते हैं ना, वो अजीत, वो सब यूसुफ पटेल है। यूसुफ पटेल की कॉपी हाजी मस्तान ने करी थी। वो भी गुजराती मुस्लिम था, यूसुफ भाई। फिर हाजी मस्तान, फिर अरुण गवली, फिर सबका मैंने डिटेल में प्रोफाइल लिखे हैं, बहुत इंटरव्यू करे हैं और कॉन्टेक्स्ट रखती थी, फ़ोन पे बातें करती थी मैं। गावली से भी? हाँ, अरुण गवली, उसकी बीवी भी फिर आई थी। पर तब तक मैं बहुत ही दूसरी मतलब जर्नलिज्म में, एज आई टोल्ड यू, मैं रेवेन्यू केसेस बहुत करती थी। उस ज़माने में गोल्ड कंट्रोल एक्ट था, कस्टम एंड एक्साइज था, मैं बहुत अच्छा काम करती थी नारकोटिक्स में। अभी ये गैंग राइवलरी चल रही है, बट दे हैव नॉट बिकम एंटी नेशनल इन द सेंस ब्लास्ट वगैरह शुरू नहीं किया। कैसे बना उसकी बात मैं करना चाहती हूँ। मैं बताती हूँ कि पहले क्रिमिनल था, फिर गैंग माफिया डॉन बना, एंड उसके बाद जब उसने, मेरे ख्याल से जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक करी दाऊद ने,
कि गुनाह करना तो बहुत करते हैं, कर सकते हैं, पर देश छोड़ना गलत था। मैं मानती हूँ कि दैट वाज हिज एंड ऑफ द दाऊद, कि कोई भी उसको फिर यू टर्न नहीं मिल सकता था। ये ऐसी लाइन में वो चला गया जो जिसमें एग्जिट नहीं है, यू टर्न भी नहीं है। देश छोड़ना मतलब देश के इंटरेस्ट को छोड़ना या हाँ, फिर हाँ, वो तो मतलब आईएसआई के साथ हाँ, जब वो कोलैबोरेट नहीं, कर रहा था। नहीं, जब मेरे ख्याल से मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकता है, कि मेरे हिसाब से जब उसने यहाँ अरेस्ट से बचने के लिए, क्योंकि वो उसका दादागिरी और रियल एस्टेट में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और सब लोग उसके पास जाते थे ज़मीन खाली कराने, स्लम्स हटवाने, ये वो करते थे। तब उसको पुलिस, फिर कभी तो पुलिस का डंडा आएगा, तो वो जब हुआ तो वो भाग गया। मेरे हिसाब से वो बहुत ही गलत हुआ उसके लिए भी, और हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि हमारे देश के कोई भी क्रिमिनल को, वांटेड पर्सन को, कोई भी दूसरी कंट्री ऐसे रेफ्यूजी बनाए। तो क्या हुआ कि जब वो दुबई चला गया तब एक स्टोरी आई इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे, बॉम्बे टाइम्स में, कि दाऊद इज़ ऑल्सो फाउंड इन ड्रग्स, स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। तो मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट स्टोरी है और दुबई में बैठ के वो वहाँ कर रहे तो ज़रूर लिखनी चाहिए, क्योंकि दुबई के शेख्स और जनरली जो इस्लामिक कंट्री है वो भी सेंसिटिव होते हैं ऐसे कुछ बातों में। हाँ। सो मैंने एक बार दाऊद को फ़ोन किया, 87 में फ़ोन किया, 87 से बात कर रही थी मैं, पर 88 में जो मैंने ट्वीट किया है उसमें गलती हो गई है, मैंने माफ़ी भी मांगी है कि 87 का नहीं, ये फोटोग्राफ 88 का है। मैं और तब तो है ना स्मिता, आपको पता है हम सब ने बिना पैसे जर्नलिज्म, अच्छा सा जर्नलिज्म बिना पैसे किया। Correct. मैंने तो, मुझे याद है 3,500 की टिकट ली थी, तो मैं क्या टेंशन में थी कि मैं जा रही हूँ दुबई, अपॉइंटमेंट लेके जा रही थी दाऊद की, पर बॉम्बे से जब फ्लाइट में बैठी मैं इतना टेंशन पैसे का था, मुझे दाऊद का नहीं था। मैं जरा भी उसमें ओवर स्टेटमेंट नहीं कर रही हूँ, ये रियलिटी थी उस जमाने में कि पैसे के बिना जब जर्नलिज्म करो तो कितना टेंशन रहता था। Did somebody send you, शीला, कि मतलब असाइनमेंट ना, था किसी न्यूज़ अपने आप ही? अरे मैं बहुत ये, मतलब पता नहीं मेरा डीएनए क्या है, मैं एक नंबर की रिपोर्टर हूँ और जिंदा भी रिपोर्टर हूँ, मरूंगी तब भी रिपोर्टर। मैं अभियान मैगजीन चला रही थी, बहुत जिम्मेदारी थी, मेरे पास 35-40 तो रिपोर्टर के स्टाफ था, बहुत टेंशन था और अभियान नुकसान कर रहा था, और पर हमारा जज्बा ज़बरदस्त था और बहुत अच्छा पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे थे। हर वक्त कोई अभियान मैगजीन का एक भी इशू नहीं मिलेगा जिसमें ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं है। अच्छी करो बुरी करो, पर ग्राउंड, तो ये ग्राउंड रिपोर्टिंग आप ये दुबई से गए? दुबई से, हाँ। सो मैं जब गई तो पहले दिन मैंने मेरे जो लोकल फ्रेंड थे उसकी मदद से मैंने एक फोटोग्राफर लिया, तो वो अरब ड्रेस वो लंबा पहन के आया और रियल लुक अरब और 6 फीट, और अब उसकी एकदम फैंसीफुल ये कैनन आई थिंक कैमरा की बैग, और दुबई, उस जमाने में भी दुबई क्या मज़ा था एक। तो फिर हम दोनों ने टैक्सी में बैठे, फोटोग्राफर और मैं, और मैंने पर्ल बिल्डिंग में अंदर गए। फिर पर्ल बिल्डिंग में मैंने वो, मेरे ख्याल से 13 नहीं होता है ना, तो 12 या 14 कुछ दबाया, तो ही सेड इंडिया, आई सेड या, दाऊद, आई सेड या। तो वो बैग मुझे दिया और उसी लिफ्ट में से बाहर ही नहीं निकला, और जैसे ही लिफ्ट खोली सीढ़ी से नीचे उतर गया। मेरे हाथ में कैमरा पकड़ा गया। ओके, पीपल देयर आल्सो न्यू कि ये कौन है। ये हाँ। और ये 88 की बात कर रही हूँ। फिर मुझे थोड़ी सब जर्नलिस्ट को थोड़ी फोटोग्राफी तो आती है, क्लिक करना तो आता है, और ये तो एकदम लेटेस्ट कैमरा था उसका। फिर मैं गई तो पहले दिन दाऊद ने कहा नहीं इंटरव्यू नहीं। मैं कहा अरे मैंने तो आपसे बॉम्बे में कहा था कि मुझे तो इंटरव्यू चाहिए ड्रग वाली इशू पे। तो मैं तो नर्वस हो गई। फिर उसने कहा नहीं हम खाना खाते हैं, तो मैंने कहा चलो खाना के बाद दे देंगे, पर नहीं दिया। फिर मैं वापस जिस मेरे जहाँ रिलेटिव के साथ रह रही थी वहाँ गई, फिर दूसरे दिन वापस आई।
फिर मैंने कहा नहीं, आप एक काम करो, मुझे इंटरव्यू दो। और आप उस जमाने तो हमारे पास इतना सब गैजेट्स नहीं थे ना कि पुरावे क्या रखे, एविडेंस क्या रखे कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मैं कहा तो किसी को भी, तो एक जो एक इंडिया में हवाला ऑपरेटर था बहुत बड़ा, जो दाऊद का ऑपरेटर था, वो वहाँ था। उसका नाम था अब्दुल्ला, आई थिंक अब्दुल्ला। तो उसको बिठाया। मैं कहा अच्छा अभी इसको बिठा के मुझे इंटरव्यू दे दो, मैं तो इंटरव्यू लेने आई हूँ। मैं घबरा रही थी कि मेरा 3 दिन बेकार जाएगा। तो फिर उसने तो भी ना कहा। फिर बातें बहुत करी उस दिन। तो क्या हुआ कि मेरी ऐसे डायरी थी, तो उसने डायरी नज़दीक ली। फिर बोला कि देखो, तो उसने एक्सेप्ट किया था। मैं आपको सच कह रही हूँ, ये पुरावा नहीं रहा है, पर यू हैव टू बिलीव माई वर्ड्स दैट 3 मर्डर, जिसमें वो आलम से जिसमें मैं विटनेस थी, वो भी बताया कैसे हुआ। तो उसने कहा कि, और ये मैंने बहुत ही तब सीखा, एक ऑब्जर्वेशन समझ आया लाइफ का, कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। बोलो शीला जी, आपको क्या लगता है, मुझे नहीं मारना चाहिए? ऐसे मेरे अपने कोई ओपिनियन नहीं थे, ना दिए उसको ना लिया है। मैं क्यों बताऊं कुछ भी, मैं तो रिपोर्टिंग कर रही थी। फिर मैं एकदम प्रोफेशनली बात कर रही थी, और ये था कि उसको मेरे पे ये विश्वास था कि मैं हिम्मत से लिखूंगी, अगर वो जो बोल रहा है उस पे मैं उसको ट्विस्ट करूंगी नहीं। और But he was not अभी एंटी इंडिया अभी तक कि हो चुका था। मैं ये बात बताना चाहती हूँ कैसे हुआ होगा, कि मुझे लगता है पाकिस्तान ने उस पर काम किया है, दुबई में। हाँ, ISI ने। और वो गालादारी जो थे, उसके पार्टनर लोकल या तो स्पॉन्सर होंगे, वो उनके सब पार्टनर्स पाकिस्तानी थे। मेरे हिसाब से 1.5-2 साल बहुत चला ये सिलसिला, और दाऊद खींचता गया। और डेफिनेटली आई हैव टेकन अ वेरी सीरियस व्यू एट पर्सनल लेवल ऑफ दाऊद इब्राहिम कि 93 बॉम्ब ब्लास्ट में ही इज़ अ प्राइम अक्यूज्ड। और मेरे अपना इंडिया, अपना देश, अपने लोग मरे हैं, और आज तक उस पर काम नहीं चला है। पता है ना आपको कि 10,000 पेज की चार्जशीट बॉम्बे पुलिस ने फाइल की है। इतने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और वो कॉन्स्पिरेसी प्रूव भी हुई है कोर्ट में, पर दाऊद पे काम नहीं चला है, तो अक्यूज कन्विक्ट नहीं हुआ है। ये कैसे हम अलाउ कर सकते हैं? इट्स बहुत गलत है। दिस इज द नेक्सस ना, पॉलिटिशियन, माफिया, एंटी नेशनल, सबका नेक्सस है ना उधर बॉम्बे में। देखो, हर बार ये सब सही बात है, मैं मानती हूँ, पर ये रिटोरिक भी है। दाऊद इशू इज ऑल अबाउट पाकिस्तान एटीट्यूड टू इंडिया इज रॉन्ग। आप कश्मीर के कारण जो बाकी सब बर्बादी देश में करना चाहते थे या करवाना चाहते, ये हमें समझने की बात है, ये गलत है। बट टेल मी, जब आप दाऊद से मिलने दुबई गए, जो उसके आसपास लोग थे, देवर उसी के बम्बैया लोग थे, या फिर उस टाइम आपने कुछ नहीं देखा? नहीं, मैं सब जानती थी। मैं 5 लोगों को पूछ सकती हूँ ना। दुबई तो आधा गुजरातियों से और मलयाली से भरा हुआ है, तो मैं तो काफ़ी मेरे कांटेक्ट से, दाऊद की बीबी जहाँ शॉपिंग करने जाती थी सोने का, वो मेरे पहचान वाले थे, तो वे उनको भी सब पूछती थी किसको मिलते हैं। मुझे ख्याल था, पर जर्नलिस्ट है हम, बॉम्बे पुलिस से भी जाना था, मुझे ख्याल था। तो उसका व्हेन डू यू थिंक वो शिफ्ट हुआ? हाँ, उसका नहीं, ये डेफिनेटली इट्स अ पाकिस्तान प्लॉय। बट व्हेन डू यू थिंक इट हैपेंड? इन 1990 आई वुड से बाबरी मस्जिद के आजू बाजू। 91 से स्टार्ट हुआ, 93 में ज्यादा। और जो छोटा शकील उस टाइम, वो मतलब लिटरली नंबर 2 था उस टाइम, या यू फेल्ट कि हाँ ये बढ़ रहा है? नहीं, दाऊद और छोटा शकील में बहुत फर्क। वो दाऊद फर्स्ट पे, उसके बीच, मतलब ही वाज अ मैग्नोमेलियाक आल्सो, बट छोटा शकील नहीं था। देखो, ये मैंने जो जितने भी क्रिमिनल रिपोर्ट लोगों को मिली और रिपोर्टिंग करा है, मैंने ये समझ लिया है कि एक भी चीज़ जिंदगी में जब तुम गलत करो, उसका यू टर्न नहीं है, ये 1 वे स्ट्रीट है, याद रखो। मैंने किसी को भी वापस आते हुए और जिंदगी नॉर्मल होते हुए नहीं देखी है। मैं बहुत बार लंबी लंबी बातें करती हूँ, मैं देखती हूँ कि उनको अंदर से अब पछतावा हो रहा है, बट दे हैव नो ऑप्शन। आप क्राइम में एक बार चले जाओ, देयर इज़ नो ऑप्शन।
रॉन्ग इज़ अ रॉन्ग थिंग यू का, और करीब और ख़ास तो देश के खिलाफ करो फिर कुछ बचता नहीं है आपके पास, क्योंकि इंडिया भी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ऐसा भी नहीं है। और एक इसमें अभी दाऊद का बात ख़त्म करने के पहले एक स्टोरी बता दूँ तो इन शॉर्ट 3rd डे उसने मुझे इंटरव्यू दिया, टेप नहीं करने दिया, और मैंने लिखा और अब्दुल्ला वहाँ बैठा था। और जो 2nd डे मैंने बताया ना कि उसने काफ़ी बताया कि कौन से कस्टम और एक्साइज के अधिकारी उसके फ्रेंड है, एयरपोर्ट पे ड्यूटी किसकी है वो सब उसके फ्रेंड है, सब बताया जो आप बोल रही है पॉलिटिकल नेक्सस सब हाँ, बताया। सब था, इतना ही नहीं, जब वो बोल रहा था मैं ऐसे कि वो Not chatting, हाँ. नॉट चैटिंग, मैं लिख रही थी, सब कुछ लिख रही थी। पर शॉकिंग बात बताती हूँ जो अभी भी मुझे शॉक लगता है कि वो मेरी डायरी जो है 2nd डे वाली, 3rd डे तो इंटरव्यू वाली थी, 2nd डे वाली डायरी वो चोरी हो गई बॉम्बे एयरपोर्ट पे। तो मुझे लग रहा है दाऊद डर गया कि ये कुछ भी लिख देगी और मेरे कंट्रोल नहीं रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि तो हम दोनों का झगड़ा हो गया फ़ोन पे, और मैंने कहा कि ये डायरी नहीं मिल रही है। और फिर क्या हुआ कि मैंने जो उसका आर्टिकल लिखा उसमें एक लिखा कि दाऊद का एक सपना है कि उसको दया शंकर जैसा चाहिए रिस्पेक्ट, वो कभी उसको नहीं मिल सकता है। मतलब मैंने एक नेगेटिव कमेंट से वाइंड अप किया, क्योंकि दया शंकर वाज अ क्वाइट अ लीजेंड इन कस्टम, ही डाइड, जेंटलमैन ऑफिसर, बट मैंने बोले तो ही चिढ़ गया। हाँ चिढ़ गया। पर उसके बाद फोन किया, डांटा? नहीं, डांटा क्या, डांट कैसे सकते हैं कोई, नहीं हम करते हैं जर्नलिस्ट ना। ना नहीं करते, नहीं कर, बहुत मैंने ऐसा सुना नहीं है। और मैं बताऊं वर्धा भाई जो तमिल थे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते, आपको लगे नहीं कि ये क्राइम कैसे कर रहा है। हाँ, वरदराजन मुदलियार। हाँ, वरदराजन मुदलियार, नहीं और हमसे नहीं करते। जो देखो ऐसा है, जो जर्नलिज्म करते हैं ना उसको पैसा बीच में नहीं लाना चाहिए कहीं भी। आप उसका अगर एक समोसा भी खा रहे हैं ना, ज़बरदस्त सोच के खाना है। नहीं, आपको मैं बता देती हूँ, एक एटीट्यूड होता है, एक अंदाज दे देना होता है कि लिफाफा, हाँ, इफ यू टेक दैट लिफाफा, हाँ, कॉम्प्रोमाइज हो गया। नहीं लिफाफा तो बहुत बड़ा होता है, लिफाफा नहीं। एक यहाँ मैं पानी भी पी रही हूँ, मुझे बहुत कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। तो कोई काम कराने की तो बात ही नहीं है। जब पर मैं एक दूसरी बात बता रही हूँ कि ये जब हुआ उसके बाद क्या हुआ, 90 में इंडिया टुडे में सीनियर एडिटर थी, और शेखर गुप्ता मेरे बॉस थे, और अरुण पुरी और एम रहमान, हम सब एक टीम। एम रहमान मेरे बॉम्बे के थे तो चीफ थे। तो जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तब मैंने एम रहमान और सब ने मिलकर मेहनत करी और दाऊद को टेप रिकॉर्डेड इंटरव्यू किया, और जो इंडिया टुडे में छपा था। तो वो इंटरव्यू भी पॉलिटिकल था। भाग चुका था वो तब तक? हाँ, नहीं वो भी वही था। और तब से मैंने बहुत ज़्यादा, मैं क्रिमिनल कम और फिर ये इंटरनेशनल और जो देश का इतना नुकसान कर सकता है, तो मैं बहुत कॉन्शियस थी। तो अभी वो निकला नहीं था ब्लास्ट? बॉम्बे ब्लास्ट हो चुका था? उसके बाद लिया मैंने। कहाँ पे था वो? कराची था हाँ। और फिर उसी समय वो कराची टू एंड फ्रो हुआ था, क्योंकि उसका सारा मेमन फैमिली भाग गया ना। मैं फिर है ना उसके 4-5 साल बाद फिर से कुछ छोटा राजन की कोई स्टोरी पे या ऐसे मेरी कांटेक्ट हुई थी। पर मैं एक खास बात बताती हूँ कि 2002 में जब मुशर्रफ आगरा आ रहे थे तो मैंने उनसे बात की, मैंने दाऊद से बात की, और उस टाइम दाऊद का और मेरी बातचीत का फ़ोन टेप रिकॉर्ड हो गया। मुझे नहीं पता है किसने किया है, अपनी एजेंसी ने किया, पाकिस्तानियों ने करके इधर दिया, या किसी और ने किया। पर कोई एक पुलिस ऑफिसर मुझे मिलने आया कि मुझे आपको बात करनी। मैं कहा क्यों? मैं तो उस टाइम दिल्ली छोड़ के कच्छ में कुछ सोशल वर्क करने जा रही थी। कच्छ में पानी नहीं मिल रहा था रिहेबिलिटेशन का। तो मुझे गवर्नेंस की मुझे लगता है, मुझे समझ है कि सरकारी खाते में से काम कैसे निकालना है, उसमें पेशेंस चाहिए, धीरज होना, तो आप इस देश की गवर्नमेंट में काम करवा सकते हैं। तो मैंने ऑफ़र किया और मैं किया भी, मैं गई भी थी रहने कच्छ में, भुज में। तो जिस दिन मैं जा रही थी भुज ये करने, मैं लॉक स्टॉक एंड बैरल दिल्ली छोड़ के जा रही थी,
उस दिन ये पुलिस वाला आया, तो मैंने कहा ये 4 दिन से मेरे जासूसी हो रही है, नीचे स्कूटर मेरे घर के पार क्यों लगाया आपने? तो कह मैडम आप अच्छी है। मैं कहा नहीं, बात क्या है? नो मैडम हमको आपको देखना था। मैं कहा पर आप ऐसे नहीं कर सकते ना, ये बहुत मुझे समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं आप। फिर वो, मैं नाम नहीं देना चाहती, फिर उसने कहा मेरा बॉस आपको मिलना चाहता है। तो फिर हम कनॉट प्लेस की हॉस्ट में मिले। हाँ, रेस्टोरेंट, ओके, रेस्टोरेंट द हॉस्ट, हाँ पता है, पंजाबी। आईबी का हॉन्ट है वो। नहीं 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 नहीं, नो नेम इफ आई हैव टोल्ड यू, पर आई एम नॉट नेमिंग द ऑफिसर, आई एम जस्ट सेइंग दैट। पर फिर उसने मुझे फाइल दिखाई और उसमें पूरा अंडरलाइन किया हुआ था, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, सब स्टिकर लगाए थे और सब पूछा। मैंने आराम से बोल दिया, मैं कहा यहाँ क्यों बुलाया, आप घर पे भी बता, मैं तो सबको, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे किसी ने इतना जैसे तुमने आज बुलाया, मैं कितने सारे को सब बताती थी। मेरे ओपनली फ़ोन आते थे, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई सीक्रेटली कुछ कर रही थी। स्टार न्यूज़ में थी तो स्टार न्यूज़ के स्टाफर फ़ोन उठा लेते थे दाऊद के, या एम रहमान ने भी बात करी है फ़ोन पे, तो ठीक है। What did you speak to? नहीं तो मैं बताऊँ कि वो उस टाइम मैंने दाऊद इब्राहिम से एक बात करी थी। मैं कहा मैं एज आई कीप रिपीटिंग के मुझे एज आई एम अ गुड इंडियन, आई डोंट लाइक कि एक देश का इतना इम्पोर्टेंट कोर्ट केस नहीं चला आगे। तो मैंने उनसे कहा कि देखो फूलन देवी को देखो, उस पे अत्याचार पहले हुए, फिर उसने हाथ में बंदूक ली, लेकिन पूरी प्रोसेस देखो कितनी महान बात है कि एक औरत जो सपोर्टेड नहीं है समाज से और कम्युनिटी से, और फिर भी उसने इतना संघर्ष करके सरेंडर किया। अब सब्जेक्ट टू इंडियन लॉ जेल गई और बाहर आके फिर पार्लियामेंट में बैठी है। बाप रे, मतलब इस माइंड ब्लोइंग थिंग। मैंने ना उनको कहा कि आप ये दारू के अड्डे में बैठ के बोल रहे हो मुझे 10 साल से कि छाछ पी रहा हूँ, कोई मानता नहीं, मैं नहीं मानती, आप पाकिस्तान से बाहर निकलो। ये मेरा उसका लास्ट कॉन्टेक्ट भी था, लास्ट कन्वर्सेशन भी था। मैं कहा ये नहीं चलेगा, इतना कोई इंडिया में लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, मैंने कहा आप थाईलैंड जाओ, आप कोई और देश जाओ, फिर भारत देश के होम मिनिस्ट्री में कोई कांटेक्ट निकाल के, या फिर उस टाइम राम जेठमलानी की बात हुई थी, जो बात पहले आ गई है वो सही, हाँ वो सही बात है। वो दाऊद ने कोशिश करी थी वापस आने की, और मैंने उनको कहा मैंने कहा मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं ये कोई काम नहीं करती, पर मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ इरिटेशन होता है, आप दारू के अड्डे में बैठ के मैं लस्सी पी रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है। और फिर So he spoke with Ram Jethmalani and Ram Jethmalani supposed to have told. नहीं ऐसा था, उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। हाँ, और आप जानते हैं 2002 ये सब पॉलिटिक्स होता है। तो राजेश पायलट थे, आई थिंक इंटरनल सिक्योरिटी। हाँ, राजेश पायलट वाज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम। फिर मैंने तय किया कि आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम एंड आई जस्ट वांट टू एंड ये सब, क्योंकि मुझे ये 93 से जो केस चल रहा है, ऐसे कैसे प्राइम एक्यूज से आपके नहीं चला है केस। बस ये मैंने जितना जानती हूँ मैंने आपको बता दिया। हम लोग बात कर रहे थे शीला अबाउट छोटा राजन एंड दाऊद, यू जस्ट मेंशन छोटा राजन। इन दोनों में ये सेपरेशन कब हुआ था इनका? व्हेन डू यू फील दैट? अच्छा, जब मैं गई थी दुबई तब छोटा राजन उसके ऑफिस में बैठा था, और मेरे डाइनिंग लंच टेबल पे वो भी था, और मेरी छोटा राजन के साथ फ़ोटो भी है बहुत सारी। आपको बता दूँ, 2 बात बताती हूँ जो मुझे जरा भी, मैं आई मी माई सेल्फ नहीं करना चाहती, मैं 2 हाथ जोड़ के कहती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हमें नहीं पता था कि एक ज़माना आएगा जब ये सब बातें हम बेच सकते, बाजार में मार्केटिंग कर सकते, ये सब नहीं पता था। तो हुआ ये कि मैं जब इंटरव्यू लेके आई 88 में, तो मेरे पास दाऊद के एक्सक्लूसिव पिक्चर्स ज़बरदस्त थे। हाँ, करीब मैंने दाऊद ने 3 इटली से कपड़े सूट मंगाए थे और पहने थे, और पूछा ये ठीक रहेगा, ये ठीक है, फोटो ऑप्शन, क्योंकि उसको इंटरव्यू देना नहीं था, फोटो ही देना था। माय गॉड, वो मॉडलिंग कर रहा था। हाँ, मॉडलिंग कर रहा। तो फिर क्या हुआ, वो एल्बम जो है, उस जमाने में तो एल्बम हम प्रिंट निकालने जाते थे ना, दुकान में देते थे 4 दिन के, वो प्रिंट का एल्बम मैंने इंडिया टुडे की लाइब्रेरी को दिया, उसके बाद वो खो गया है, तो मिला नहीं अब मेरे को।
तो छोटा राजन भी था तो छोटा राजन की बहुत सारी पिक्चर मेरे साथ उसमें दाऊद, वही डाइनिंग टेबल पे थी, वो वो भी था। बात कर रहा था नहीं? हाँ हाँ हाँ, पर दाऊद से डर, मतलब दाऊद का तो, दाऊद उसका बॉस था ना उस जमाने। हाँ। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि फिर क्या हुआ, मैं rediff.com में थी, तो मेरा एक स्पोर्ट्स एडिटर था फैजल। तो मैं, फैजल ने मुझे कहा कि दाऊद को पूछो ना कि ये अहमदाबाद की जिम्बाब्वे के साथ मैच है, उसमें लोग कह रहे हैं कि बहुत पैसा खोया। तो हमने दाऊद को फ़ोन किया, और हमने उस ज़माने में हमारे पास गैजेट्स नहीं थे, मैं कितनी बार बता रही हूँ, तो हमने स्पीकर फ़ोन पे, लैंडलाइन पे वो करा, और फिर हमने बाजू में एक डिक्टाफोन रखा, और वो भी खो गया। तो हमको क्या पता, ये सब रखना चाहिए था। करेक्ट। पर उसमें उसने बहुत सारी बातें की कि कैसे उसके साथ धोखा हुआ, और क्या वो बैटिंग सट्टा हो रहा था। और उसने टेप पे दिया। एक बार दाऊद इब्राहिम को मैंने कहा कि आप कराची में हैं, और पाकिस्तान तो एडवर्सरी कंट्री है इंडिया का, आप है वो जरा प्रूफ भेजो। तो उसने कराची के हयात होटल से फैक्स किया था इंडिया टुडे के ऑफिस में, वो भी हमने नहीं रखा, कहीं पता नहीं कहाँ चला गया। So we talked about Chota Shakil, we talked about Dawood Ibrahim, we talked about Kareem Lala, we talked about Vardarajan Mudliar, और उसके बाद अब छोटा राजन एंड गावली के साथ क्या किया था? इंटरव्यू किया था उसका? मैंने उसके घर गई थी, हाँ, या इंटरव्यू किया था, पर बॉम्बे तब तक, हाँ, तब तक मैं आपको बता रही हूँ, मैं मेरी जिंदगी में जितना कुछ काम किया उसमें 5% क्राइम है। 95 मैंने, मेरी बेस्ट स्टोरी तो कंसिक्वेंसी आपको बता दूं। मैंने एक बार सिक्का सीमेंट कंपनी पे जामनगर से दूर एक आर्टिकल लिखा कि आप चाय पीने जाओगे, आप चाय नहीं पी सकते क्योंकि चाय थोड़ी देर तो खुली रखनी पड़ती है ना, तो उस पे सीमेंट से वो अचानक मैंने वो आर्टिकल कर दिया, तो मुझे 1 महीने के अंदर राजीव गांधी का लेटर आया कि थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इम्पोर्टेंट एनवायरमेंट स्टोरी एंड आई एम टेकिंग एक्शन। तो क्राइम की बातें सब करते ही नहीं। फिर मेरी एक अच्छी स्टोरी, मुझे बहुत अभिमान है कि मफतलाल, जैसे आज अंदानी अंबानी है, वो उस ज़माने में मफतलाल गुजरात के बहुत बड़ा नाम था टेक्सटाइल में। उसके एक बेटे ने, उसको अल्कोहलिक हो गए, बहुत दारू पीते थे, सुबह से दारू पीते थे, और कैसे दारू में बर्बाद हुए वो। फिर उसने दारू छोड़ दी, पर फिर से लग गई थी, और ही डाइड इवेंचुअली। पर मैंने उसका इंटरव्यू दारू पे लिया था। ओह, इंसान को दारू जो सताता है, एक बार आपको लत लग जाए, ओहो। और इतना अच्छा आदमी था वो, इतना अच्छा था कि इंटरव्यू लेते, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना सीखने मिला। फिर मेरी एक अच्छी सी स्टोरी थी जो मुझे बहुत पसंद है, कि छोटी सी थी, कि पोस्टमैन के साथ मैंने एक दिन गुजारा नरीमान पॉइंट में, कि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बेचारा, उस टाइम शुरुआत थी, ये सब ईमेल, कुछ इंटरनेट भी नहीं था उस ज़माने की बात कर रही हूँ, 85 की बात कर रही हूँ मैं। एक दिन पोस्टमैन के साथ, अरे बाप रे, इट्स सो डिफ़िकल्ट लाइफ पोस्टमैन की। धूप में घूमो, और पोस्ट का भी वजन बहुत होता है, और वो 70 माल लिफ्ट नहीं चल रही है तो भी जाना पड़े उसको, ये वो सब। इन सब स्टोरीज में यू डिडंट टॉक कि अब मैं कह रही हूँ क्राइम ऐसा नहीं है, क्राइम किया, ठीक है, किया, अच्छा भी है। अब तो फॉरेन पॉलिसी में भी यू आर राइटिंग, ऑफ कोर्स। मैं मानती हूँ मेरा सबसे बड़ा राइटिंग न्यूक्लियर डील पे है, जो अगर इन वर्ड्स लिखे, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने आराम से 50,000 वर्ड्स लिखे डिप्लोमेटिक राइटिंग फॉर इंडिया अब्रॉड। ओके शीला, ये वेब सीरीज जिग्ना वोरा की स्कूप, दैट लेफ्ट पीपल वेरी अनकंफर्टेबल। मतलब कि क्या होता है कि जब क्राइम बीट आप कर रहे हो या कोई भी बीट कर रहे हो, तो आप उस बीट के लोगों के साथ आप इतना मिलते हो, वो सॉफन हो जाता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम जिसे कहते हैं ना, कि आप क्रिमिनल से मिल रहे हो, कुछ पता नहीं चलता, उसने बेचारी ने लोन लिया घर के लिए किसी बिल्डर को, वो बिल्डर का नेक्सस था, पता नहीं चलता है। समटाइम्स लाइन्स आर ब्लर्ड, यू नो। हाँ, ओके, सपोज आई एम जस्ट सेइंग, आपने नहीं किया, पर आप वो किसी हवाला वाले बंदे को देखा, आपने अब्दुल्ला को, आप दुबई जा रहे हो, उस टाइम एक्सचेंज नहीं मिलता, सपोज दाऊद सेड अरे एक्सचेंज का छोड़ो ना, मैं दे दूंगा। आई एम नॉट सेइंग इट हैपेंड, बट कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, बेवकूफ कोई नहीं होता है, हम जर्नलिस्ट है, भूल ऐसे हो जाए बहुत कम। मतलब कोई मुझे ऑब्जर्व करे और कोई मेरा क्वीजिंग करे और इंटरोगेशन करे, तो
शायद मेरी भी भूल पकड़ पाए तो मुझे माफ़ करो, पर मुझे लगता है मैं कॉन्शियस थी। और दूसरी बात ये है कि मैंने आपको कहा कि शुरुआत में मैं और मेरे हस्बैंड 79 में शादी हुई, 91 तक साथ रहते थे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने हनीमून के दरमियान पालीताना एक होली माउंटेन है जैनों का, उस पे सूर्योदय सुबह 3:45 बजे होता था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो हम अलग ज़िंदगी जीते हैं। हम दोनों ने तय किया कि हम पैकेज फूड नहीं खाएंगे, सोना मैं नहीं पहनूंगी, ना हम दोनों खरीदेंगे, शेयर सर्टिफिकेट कभी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और आज तक मैंने नहीं किया। गुजरातियों की सबसे बड़ी वीकनेस उस ज़माने में, तब धीरूभाई अंबानी का ईरा आ गया था। और मेरा एक कंट्रोवर्शियल मानना है कि धीरूभाई अंबानी से ज़्यादा इम्पैक्ट गुजरात में आज तक किसी ने नहीं करी है। गुजराती सोसाइटी में बहुत ही माइंडसेट को बदलने का श्रेय पॉजिटिव नेगेटिव दोनों धीरूभाई को जाता है। और एक एनर्जी लाए हैं धीरूभाई, वो भी सच है। और डेवलपमेंट की खेवना करना कोई गलत नहीं है। मैं स्कूप के रेफरेंस में आपको कह रही हूँ कि इतनी गलतियाँ बड़ी नहीं हो सकती है जब इतना कॉन्शियस जी रहे हो। और मैं मानती हूँ किसी भी, पता है लोग मोदी के लिए क्या क्या बोल रहे हैं, उसके खिलाफ वाले हैं, उसकी फेवर वाले हैं, ये है वो है। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी इज़म चलाना हो, फेवर में अगेंस्ट में, सेक्युलरिज्म ये वो, जब आप पैसे के लिए करते हो ना, वो परकोलेट नहीं होता है आम आदमी में। प्लीज़ आप यूट्यूब पे जाके बोले जा रहे हो और फिर पैसे कमाने के लिए, वो इम्पैक्ट नहीं आएगी। हम जब लिख रहे थे पैसे के लिए नहीं लिखते थे, बहुत बिलीव करते थे। कभी कभी ना शीला, यू मे बी समबडी इज नॉट मेड अ मिस्टेक, जैसे जेडे वाला केस है, या फिर कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में, असम में जब रिपोर्टर्स काम कर रहे होते हैं ना, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, हाँ ये सोर्स करने के लिए उस सोर्स के साथ दोस्ती कर लो। और उसमें क्या हो जाता है, जब सोर्सेज से आप दोस्ती कर रहे हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, बिना इन्फॉर्मेशन के तो होता नहीं है, तो कभी आपने पुलिस को दोस्त बना लिया, कभी आपने मिलिटेंट को दोस्त बना दिया, कभी आपने क्रिमिनल को दोस्त बना दिया स्टोरी के लिए। उसमें एक जाल में फंस जाते हैं जो क्राइम बीट या फिर कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसमें एक देयर इज अ पिटफॉल। मैं वो कह रही हूँ ना, शब्द से कुछ बोला कि रिस्पेक्ट दिया, वो तो सही है, मुझे उससे इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं बात कर रही हूँ। पर बियॉन्ड द पॉइंट, मैं बहुत बड़ी डीप बिलीवर हूँ कि पैसा बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में, बिहेवियर में, लेन देन में। पैसा कहीं नहीं आना चाहिए बीच में। पैसा बहुत, हस्बैंड वाइफ के प्यार में भी कोई, मतलब हरे बच्चों, माँ बाप और बच्चों में भी मैं मानती हूँ मनी एलिमेंट। और जब मैं मनी बोलती हूँ मटेरियलिज्म भी होता है, या अगर वो बात पे आप बहुत कॉन्शियस है। दाऊद ने मुझे कुछ गिफ्ट देने की कोशिश की थी तो मैंने ना नहीं बोली, मैंने कहा अच्छा मैं, ये मेरा है, आप रखो, और जब मैं आपको दूसरी बार मिलूंगी तब मैं लूँगी, ऐसे करके निकल आई। तो मैंने क्या गलत किया? नहीं, मैं उससे ना नहीं कहना, मुझे उसको क्यों बताना है मैं कितनी प्रिंसिपल्ड हूँ। पर नहीं लिया। मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मुझे लग रहा है, पर मैं कह रही हूँ कि मैं सचमुच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ऑफिस में जाती हूँ ना, बिलीव मी, डोंट लाफ एट मी, बट मुझे उनका समोसा और जलेबी और थोड़ा मिक्स होता है ना, और चाय कॉफ़ी, तो वो मुझे ज़रा खटकता ही है कि मैं खाऊँ ऐसे। और एक बात बताऊँ, क्या है, क्रिमिनल हो या पॉलिटिशियन हो या पुलिस, खास करके मैं इंडिया की पुलिस को बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट मानती हूँ। वो आपको माप लेते हैं। ये बीट का पुलिस होगा ना, अरे सिग्नल पे हमें जो पकड़ता है ना, वो भी मुझे तो हमेशा जाने दिया है, क्योंकि मैं सच कह देती हूँ हाँ भैया तोड़ा, पर देखो ना वो उसको मिलना था, करती हूँ, मैं भाग जाती हूँ। तो मैं कह रही हूँ आपको सच, वो तो मतलब लाइंस जो होते हैं वो नहीं, वो ही कह रही हूँ, लकीर बहुत स्ट्रांग होता है। नहीं, उसको यू हैव टू बी योर सेल्फ एंड बी नेचुरल, ऐसे क्रिमिनल्स से बात करते हुए भी, और आपके कोई भी सोर्स हो, पॉलिटिकल अच्छा, आपने बॉम्बे में भी काम किया, उसके बाद आप दिल्ली में भी आए, ठीक है। बॉम्बे का जर्नलिज्म कुछ और ही है, दिल्ली का जर्नलिज्म कुछ और ही है, और वो भी आजकल बहुत बात चलती ना, लटियंस जर्नलिस्ट, उसका एक अलग इकोसिस्टम है, वो गोदी मीडिया, उसका एक अलग इकोसिस्टम है।
English media versus regional media, English media versus language media. You have seen all the phases. हाँ, तो मेरे को बताओ आपको असली क्या लगता है, फेक क्या लगता है, खटकता क्या है? So, as I said, this is 44th year of journalism, and I immensely regret that I came to Delhi. हाँ, बहुत. ये बात बताने को भी तकलीफ हो रही है. Really? क्योंकि देश की नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुत कम, मतलब अभी तो कोई मिला ही नहीं है, मैं ढूंढ रही हूँ कि जो नेशनल लेवल का एडिटर हो और जिसको ये देश 2-3 करोड़, ये 750 MPs, ये 1-2 हज़ार बड़े IPS IAS IFS ऑफिसर, और ये हम क्लासिक ये मीडिया वाले पावरफुल या रिफ्लेक्टेड ग्लोरी वाले लोग, और सब निकाल दो, हम सब, और थोड़े से फिक्सर और ये सब, और ये ED CBI सब निकाल दो, तो जो बाकी नीचे देश है, और ये देश जो जिसमें हर एक माँ अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती है, अब वो पुराने दिन गए, अब बेटे को आगे देखना चाहती है, और 8,000 रुपया जिसको बहुत ज़्यादा लगता है स्कूल की फ़ीस, साल की भी आज भी ऐसे 1,000, पर उनके आंखों में सपने हैं. ये पूरा एक देश है. और जहाँ पता है आपको, मैं बताऊँ मैं क्यों कह रही हूँ, मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं जब मायावती जी की रैली में जाती हूँ ना, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ. हाँ, मैं क्यों भी. पता है कि It's an India which people don't want to report. क्योंकि नहीं मैं बोलना भी बहुत टफ है. मेरे से सहन नहीं होता है कि इंडिया का पूरा गरीब वर्ग, 30 से 50 करोड़ लोग अब सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं. हाँ. टोटली मुझे इतना दुख होता है वो एक बात का कि कोई कॉटन कपड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता है. बहुत दुख. और उसके चप्पल, आप मायावती की रैली में जाइए, एक भी जन चमड़े का चप्पल नहीं पहनता है, और एक भी. बहुत दुख होता है. और मैं ये सब नाटक नहीं कहना चाहती हूँ कि ये गरीबों पे, मिडिल क्लास की भी ऐसी. तो जो क्लाइमेट चेंज और जो एनवायरनमेंट की इश्यूज़ पे, जो देश में गरीबी के कारण जो हमने सब स्वीकार किया है, ये इवन सिंथेटिक म्यूज़िक भी मुझे बहुत खटकता है. टोटल गरबा इतना ब्यूटीफुल चीज़ है, सिर्फ एक ढोलक, एक शहनाई और एक बांसुरी रखो ना, बहुत अच्छे गरबे हो सकते. सब बदल, सब सिंथेटिक हो गया. बहुत दुख होता है. भारत देश में दिल्ली के पत्रकारों का भारत के लिए जो ज्ञान है, जो जानकारी, आज कोई भी अच्छा एडिटर मुझे बता दे, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब के रीजनल लेवल में जो सेलिब्रिटी जो लिख रहे, उसकी इतनी ही पहचान है आपको क्या, जितनी आप दिल्ली में बैठ के ये सब सेक्युलरिज्म और सब ये जो सब कर रहे हो, और आप विदेश में ऋषि सुनक को पढ़ रहे हो, और ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. मैं तो कितने ऐसे जर्नलिस्ट जानती हूँ कि यहाँ का पॉपुलर कल्चर जो आम आदमी का कुछ भी नहीं पता होता है. मुझे भी नहीं पता है काफ़ी कुछ. मैं तो कह रही हूँ कि मैं तो रिग्रेट कर रही हूँ, मैंने कितनी बड़ी गलती की बॉम्बे छोड़ के, मेरी भाषा छोड़ के. पर मेरा बहुत अच्छा जीवन होता था अगर मैं दिल्ली नहीं होती थी. क्योंकि मेरी क्या आइडेंटिटी थी, मेरी आइडेंटिटी थी कि मुझे फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, क्यूरियोसिटी, ये सबको संतोष करना था. मेरे अंदर एक बहुत थी अनसचेबल. यहाँ ऐसा कुछ नहीं. यहाँ तो मतलब कॉन्टैक्ट नहीं. हाँ नहीं, कॉन्टेक्स्ट तो मेरे भी थे. मैं होशियार रिपोर्टर हूँ, मैं कोई बुद्धू भी नहीं हूँ इतनी. पर कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं कर रही हूँ, नेटवर्किंग की बात नहीं कर रही हूँ. मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली का एक दायित्व है कि आप जब देश के राजधानी में हो, आपको पता है आप क्या हो, हम सब क्या है. हम विंटाज पोजीशन में हैं. हमारे पास जब पार्लियामेंट का कार्ड आता है, आपको मतलब वो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि आप विंटा की हिस्ट्री इज़ इन मेकिंग. जब इतिहास बन रहा है, उसके जो प्लेयर्स हैं, आप उनसे बात कर रहे हो, तो आपको कितना कुछ जानना है.
मैं कितनी बार, मुझे इतनी शर्म आती है, और मैं तो सच बोल रही हूँ और मैं कन्फेस कर रही हूँ, पर सेंट्रल हॉल में मैंने जो देखा है, ओह। और मैं बता दूँ 44th ईयर कह रही हूँ,